बंगाल में इस समय भारी मतदान हो रहा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव भी पूरा हो चुका है। सभी 142 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है 4 मई का। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिससे वीडियो और तस्वीरें मीडिया में काफी दिनों तक सुर्खियों में बनी रहने वाली है। इस तरह की खबरें आई कि जिन्होंने एक बार फिर से बैलेट वाले दिन याद दिला दिए जब पूरे के पूरे बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। हालांकि बड़ी संख्या में केंद्रीय बल के जवान तैनात थे, लिहाजा घटना हद से ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके का हंगामा और बवाल हुआ उसने बंगाल की छवि पर सवालिया निशान जरूर लगा दिए। आखिर बंगाल में आज भी इस तरह से कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ममता बनर्जी लगातार 3 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है कि वोट डालते समय लोगों के बीच हिंसा की नौबत आ रही है, तो आप बंगाल की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने जब स्थिति संभालने की कोशिश की और लाठीचार्ज किया तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सीआरपीएफ ने महिलाओं और बच्चों तक को मारा है, बूथ कैप्चर किए। ये आरोप खुद बंगाल की मुख्यमंत्री लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने तो सीआरपीएफ पर भाजपा को बचाने जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी बूथ पर प्रदेश की पुलिस नहीं है और केंद्रीय बलों ने हर बूथ पर कब्जा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने केंद्रीय बलों के जरिए बंगाल में अत्याचार किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। एक तरफ ममता के आरोप हैं तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी टीएमसी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया कि ईवीएम में जहां पर भाजपा का बटन था वहां टेप लगा दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि डायमंड हार्बर, फाल्टा और बीजेपी के कुछ और जगहों पर, ऐसी जगहों पर जो संवेदनशील बूथ भी कहे गए, वहां पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया, जो बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग की तरफ से हर उस जगह पर दोबारा मतदान का आश्वासन दिया गया है जहां से गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। सबसे खास बात तो यह है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को बूथ पर टीएमसी के समर्थकों ने घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाए। कई जगहों पर मारपीट, लाठीचार्ज, हंगामा और नारेबाजी के साथ ईवीएम में छेड़छाड़ की भी खबरें आईं। एक तरफ बंगाल में दूसरे चरण में चुनाव में चारों तरफ अव्यवस्था देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह भी है कि बंगाल के लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में 93% लोगों ने वोट डालकर आजादी के बाद अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और इस बार भी बंगाल में जनता ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में 90% से ज्यादा जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके पीछे रहस्य क्या है? क्या बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ मतदान किया है जिसमें टीएमसी को फायदा होने वाला है, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी फिर से चौथी बार सरकार बनाने वाली हैं? इससे उलट बंगाल में बदलाव का मन है। क्या बंगाल में बदलाव की बयार चल पड़ी है जिसमें बम्पर वोटिंग हुई है? क्या बंगाल में सत्ता विरोधी लहर ने अपना काम किया है जिसमें जनता अब नई सरकार देखना चाहती है? हर दल की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावे में कितना दम है ये बात 4 मई को ही पता चलेगी। पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं और उसके बाद आज की चर्चा। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party.
I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atmosphere is terrible. এবারও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। এন্ড এইবারের ইলেকশন খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট। जिस तरह से चुनाव चल रहा है 90% लगभग शेयर रहा, वोटिंग शेयर बढ़ा है इस बार, तो इस सेकंड फेज में क्या उम्मीद है? क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से भी मिले, फैन से भी मिले, क्या बड़ा जो देख रहा हूँ जो फ्लो चल रहा है तो मुझे लगता है वैसा ही होगा, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला है। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान कर दिया पूरा ममता को सुपड़ा साफ। नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए, जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। वो मेरी जानकारी में नहीं है, ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो। देखिए, बंगाल में जो फीडबैक आ रहा है, जो लोग भी गए हैं चुनाव प्रचार में, बिहार के बगल का स्टेट है, वो बिल्कुल लग रहा है कि वहाँ चेंज का मूड है। और फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ही ये सिग्नल आने लगा था। आज तो सेकंड फेज का चुनाव है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, बंगाल में एनडीए के पक्ष में बिल्कुल माहौल दिख रहा है। तो बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, जिस तरीके की स्थितियां बंगाल में बनी वो लोकतंत्र के लिए कितनी घातक हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र के उत्सव को मनाने की तैयारी की गई उसको कहां तक व्यवस्थित माना जाए, पुख्ता माना जाए, जब इस तरीके की स्थितियां बन ही गई। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, कुशाल पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशफाक अहमद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एसके जाहिद हुसैन जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजनील मुखर्जी हैं, सीपीआईएम के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जाहिद हुसैन जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो वोट पड़े हैं और खास तौर से जिन इलाकों में वोट पड़े हैं वो एक तरीके से टीएमसी का गढ़ माना जाता है, अपने गढ़ से आज इन 142 सीटों में आपकी दावेदारी कितनी सीटों पर है, क्या उम्मीद है? इवनिंग टू एवरीवन। और बहुत अच्छा से खास करके सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ है, 142 सीट ऑलरेडी। और कुछ जगह ये भी हम लोगों ने देखा है कि खास करके केंद्रीय वाहिनी जिस तरह से आवाम के ऊपर, वोटर के ऊपर लाठीचार्ज और परेशान करना, ये इलेक्शन कमीशन के खास करके केंद्रीय वाहिनी का काम नहीं है कि इस तरह से लोगों जो वोटर है उसको वोट नहीं देने का। ये डराव और डराने का जो माहौल इन्होंने बनाया है शुरू से ही, ज्ञानेश कुमार जी खास करके इलेक्शन कमीशन बंगाल में इस तरह का एक माहौल बना दिया है कि उनका बीजेपी का सारे एजेंसी को लाके खड़ा कर दिया बंगाल में एक लेडी नेत्री को हराने के लिए। खास करके 15 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्र के और भी सारे मंत्री और 90 ऑब्जर्वर, उसमें से कुछ ऑफिसर दमंग, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हम तो ये सब जानते हैं कि ये तो सिनेमा में ही अच्छा लगता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा। अगर इतना ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अगर हैं तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा इस तरह से दबंग आईपीएस ऑफिसर को खास करके वो खाड़ी में उनको भेजना चाहिए जहां आतंकवादी लोग का डेन है। उस जगह में कम से कम देश के हित में खास करके शांति का एक वातावरण कम से कम तैयार हो। दूसरी चीज, आपने बड़ा अच्छा चीज पूछा हमसे कि हमारे सेकेंड फेज में कितने सीट तृणमूल कांग्रेस लाएंगे। पहले तो चौथी बार बंगाल के लोग
हमारे नेत्री दीदी ममता बनर्जी को दोनों हाथ से आशीर्वाद किए हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और सेकेंड फेज में 142 सीट में हमारे तृणमूल कांग्रेस के परिवार के सारे जितने भी कार्यकर्ता से लेके नेतागण और तमाम शुभचिंतक का यही है कि हम 130 सीट इससे हासिल करेंगे। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुशाल पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुशाल जी, इन 142 सीटों पर आपको कितनी सीटों की उम्मीद है जीतने में, और जिस तरीके से आज चुनाव संपन्न हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल भी पैदा कर रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल की इन 142 सीटों में लोग किस बात का इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से आज बूथ कैप्चरिंग मतलब बैलेट का जमाना याद आया, केंद्रीय फोर्सेस पर तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं टीएमसी की तरफ से। इसके साथ साथ लाठीचार्ज की अगर नौबत आई तो उसमें बीजेपी का अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, ऐसी पहली बार हुई है जब सरकार पक्ष के लोग गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले हम लोग आरोप लगाते थे दिन रात की हम लोगों के ऊपर में हमला किया जा रहा है, बूथ लूटा जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, भाजपा का कैंप नहीं लगने दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ कि शांति तरीके से चुनाव हुआ है, लेकिन इससे तकलीफ हुआ है किसे? जो गुंडागर्दी करते हुए आ रही थी तृणमूल कांग्रेस के। ये तकलीफ है, ये तकलीफ की वजह से इनका ये आवाज निकल रहा है। अगर यही ये गुंडागर्दी किए रहते तो ये खुद कहते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, बहुत आराम से चुनाव हुआ, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुआ, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। और देखिए, सबसे पहले बात जो आपने कहा इसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात कि आपने कहा कि लगभग 142 में से आप कितना अनुमान रखते हैं? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 170, 180, 200 के लगभग हमारी सीटें जाए। तो 100, 110 हम पिछली बार में पाए थे और वही टारगेट है कि 90 से 100 सीट लगभग हम लोग इस 142 में पाएंगे। और पश्चिम बंगाल में 4 तारीख को राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, ये तकलीफ इसलिए हो रहा है, मैं बता रहा हूँ शेखर जी, कि आपने देखा होगा 2021 का चुनाव, 2021 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया था, जिस दिन वोट का पोलिंग जिस दिन हुआ था, तो इन्हें लग रहा है कि गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि वोट जमीन पर थी, रास्ते में थी। आप बताइए, बॉर्डर सुरक्षा बल बीएसएफ अगर रास्ते में रहेगी तो डर किसे लगेगा? इंसान को तो डर नहीं लगना चाहिए। अगर इंसान बीएसएफ से डरेगा तो बॉर्डर पे जो रात दिन हमारी सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ा हुआ, तब तो भारत के देशवासी शांति से रात को घर में सो पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि बीएसएफ रास्ता में चले तो हमें डर लग रहा है, ये कह रहे हैं कि यार भारत के आर्मी अगर रास्ता में चले तो हमें डर लग रहा है। अरे भाई साहब, बॉर्डर पे खड़ी रहती आर्मी तो हम दिवाली, छठ पूजा और ये मना सकते हैं, काली पूजा, दुर्गा पूजा, होली का त्योहार मना सकते हैं। और फोर्स अगर रास्ते में चले तो हमें डर लग रहा है। ये डर अच्छा है किसके लिए? तृणमूल कांग्रेस के गुंडे के लिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएसएफ से डर किसको लगता है, ये आज की चर्चा में एक महत्वपूर्ण बात आ गई है। इस पर हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अशफाक अहमद जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशफाक जी, कांग्रेस कहां देख रही है इन 142 सीटों में अपने आप को? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बंगाल के लोगों को विकल्प देने का प्रयास किया है, बंगाल की लोगों को विकल्प दिया है और विकल्प बन चुकी है बंगाल में। क्योंकि ये जो बाइपोलर की पॉलिटिक्स और बाइनरी पॉलिटिक्स कर रहा था, उसको ध्वस्त करने का काम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। जो कुछ लोग, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश को कोई डेवलपमेंट कर नहीं पाए, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सारे वादा जो है जुमलों में बदल गया है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार प्रशासनिक लेवल पर पूरा फेलियर है बंगाल में। तो इसीलिए कांग्रेस ने विकल्प देने का बंगाल में काम किया और हम कांग्रेस विकल्प बन चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस विकल्प बंगाल में बन चुकी है। मतलब आपका कहना यह है कि अगर किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में आप होने वाले हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जनता जनार्दन है, जनता जैसा चाहेंगे ऐसा करेंगे। कि खाली डर इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सोशल पोलराइजेशन और
सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन के काम इन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा करते हैं। इससे हमें डर है कि जनता की अधिकारों को और डेमोक्रेसी को खत्म ना कर दिया जाए। नहीं अशफाक साहब, एक चीज है बीच आप वो ठीक है, लेकिन टेक्निकली एक चीज मैं समझना भी चाहूंगा, हमारे दर्शक भी, जब आप पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन हमेशा एक तरफ नहीं होता है। अगर एक हिस्सा एक तरफ जाएगा तो दूसरा हिस्सा भी कहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी ने पोलराइजेशन, मतलब बीजेपी अगर पोलराइजेशन का फायदा ले रही है तो कोई सामने दूसरा भी है जो दूसरी तरफ के पोलराइजेशन का फायदा ले रहा है। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? हम तो दोनों पोलराइजेशन के खिलाफ है। जो एक ही सिक्के के जो दो टीएमसी और बीजेपी है, दोनों की पोलराइजेशन के खिलाफ हम लोग है और हम लोग लड़ रहे हैं 294 20 साल के बाद 294 विधानसभाओं में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इन दोनों पोलराइजेशन के खिलाफ। और जो डेवलप विकास की तो बात करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में विकास नहीं करते। आप देखिए ना, जो रिपोर्ट है, जो बड़े बड़े रिपोर्ट है, इसमें क्या है कि 10% जो लोग है 65% संपत्तियों का, भारत के 65% संपत्तियों का मालिक बन चुके हैं, ऑन करते हैं। और बाकी 58% जो 10% लोग है जो इनकम है नेशनल इनकम है 58% कैप्चर कर चुके हैं। तो चलिए ठीक है, इसका जवाब नहीं, अब ये आपने नेशनल आंकड़ा रख दिया है तो इसका तो सबसे अच्छा जवाब लेफ्ट वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ उनका बड़ा याराना रहा है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और पश्चिम बंगाल में 35 साल उनका शासन भी रहा है। और ऐसी स्थिति अगर देश की है तो पश्चिम बंगाल भी कोई उससे अछूता तो है नहीं। तो राजनील मुखर्जी, जो बात अभी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है, इस चुनाव में कहीं कोई हिस्सा आपके लिए भी आप देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स रही है उस पर तो अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि पूंजीवाद का जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है, मतलब हिंदू मुसलमान के बजाय आप इसको कहिए कि पूंजीवाद और गैर पूंजीवाद, इसका जो ध्रुवीकरण हुआ है उसने सियासत को एक नया रुख, एक नया रास्ता देने की कोशिश की है। और यहां पर ऐसा लगता है कि लेफ्ट की जो अपनी सियासत रही है उसने बंगाल में जिस तरीके का इंपैक्ट छोड़ा, तो पिछले 15 साल से तो कहीं वापसी की कोई दूर दूर तक अभी स्थिति दिखी नहीं। इस बार क्या लग रहा है आपको? तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोग की तरफ से, मैं सीपीआईएम की तरफ से नहीं हूं, मैं सीपीआई की तरफ से हूं। तो ये बात, चलिए ये बात मैं पहले हाँ। दूसरी बात, दोनों फेज का इलेक्शन हो गया है, दोनों फेज में आप लोग ने देखा है कितना तक मतदान हुआ है। तो ये हम लोग को समझ लेना चाहिए कि ये तो एकदम सीधा एकदम मतलब इक्वेशन है। अगर 70% के ऊपर कोई पोलिंग होता है तो एंटी इनकम्बेंसी, एंटी गवर्नमेंट वोट होता है। अगर आप वो बात बोले कि हम लोग ने क्या किया था, क्या कर पाएंगे अगर सत्ता में आएंगे, तो देखिए 2011 के समय अगर आप सोचेंगे, 2011 के समय वामपंथियों में कोई नहीं सोचा था कि वामपंथियों का सरकार चला जाएगा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का सरकार आएगा, कोई नहीं सोचा था। लेकिन 11 के बाद आप 2026 में आप आइए, 2026 में भी कोई नहीं बोल सकता है क्या होगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। वामपंथियों ने जो प्रचार किया था, प्रचार में था, अपने इश्तेहार में था शिक्षा, अपने इश्तेहार में काम के लिए हम लोग ने बताया था, हमने अपने इश्तेहार में नया इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोलने के लिए बताया था, इसके ऊपर प्रचार हुआ था, इसके ऊपर अभी चुनाव भी हो गया। अभी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसमें कोई दौरा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस का इस बार सरकार भी नहीं आएगा। ठीक है, ये कहना है लेफ्ट का कि तृणमूल कांग्रेस की वापसी नहीं हो रही है। हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे हुसैन साहब से, अभी आपके पास आएंगे। उससे पहले हम लक्ष्मी जी के पास चलेंगे। लक्ष्मी प्रसाद जी, 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर इस चर्चा में इशारा दे रही हैं। एक तरफ टीएमसी है और अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो अशफाक साहब ने कहा है कि भाई वो किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही है, उसको भी भरोसा है कि सरकार बनेगी।
लेकिन यहां पर लेफ्ट ये तो नहीं कह रहा है कि वो बीजेपी के साथ में जाएगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि टीएमसी की बनने वाली नहीं है। अब सवाल यह कि अगर उनकी बनने देखना नहीं चाहते हैं तो अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो ये किधर जाएंगे? मैं ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में जो है सीपीआईएम जो है टीएमसी नहीं, सीपीआई है, सीपीआईएम नहीं है। वैसे भी माओवादियों का अमित शाह का कहना है कि अब खत्म हो गया, अब उसका माओ तो छोड़ ही दीजिए, सीपीआई तक रहते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में जो है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन के तौर पे या फिर आउटसाइड से जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन देने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार का फॉर्मेशन हो पाए। लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो है ये सीपीआई के लिए भी काफी टफ सिचुएशन होगी, क्योंकि ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं रह जाएगी। रहा बीजेपी का कि अगर मान लीजिए बंगाल में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलती है तो इस पे भी संशय की स्थिति बनी हुई है। टीएमसी के साथ भी वही स्थिति बनी हुई कि क्या टीएमसी की चौथी बार सरकार बन रही है, यानी ममता बनर्जी की सरकार जो है चौथी बार आ रही है, इसमें भी संशय है। क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं जहां पर जो है अन्य पार्टियों को भी जो है काफी हद तक वोट मिलने की संभावना बन रही है। तो काफी मामला जो है एक अलग ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि 2021 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि वोटर्स जो थे वो काफी क्लियर थे कि हमें किसकी सरकार बनानी है। लेकिन 2026 के इलेक्शंस में जो है वोटर के पास ये क्लैरिटी नहीं रहती है। रहा वोटिंग परसेंटेज का, तो आप देखिए कि 142 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ है उसमें 90% से ज्यादा जो है वोटिंग नहीं है। 90% का अगर हम लोग आकलन करें तो नियर अबाउट जो है 2,90,00,000 वोटर्स ने जो है बंगाल के भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट जो है दिया है। ये जो एरिया है अगर अब देखा जाए तो नॉर्थ 24 परगना का एरिया पड़ेगा, साउथ 24 परगना का एरिया पड़ेगा, कोलकाता का एरिया पड़ेगा, हावड़ा का एरिया पड़ेगा, हुगली का एरिया पड़ेगा और नदिया का इलाका पड़ता है। इसमें नॉर्थ 24 परगना में जो है अगर देखा जाए तो 33 सीटें हैं, साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं, बाकी कोलकाता में 11 और हावड़ा में 16 सीटें हैं। तो नॉर्थ 24 परगना यानी नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना जो है काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में अगर पिछले इलेक्शंस की बात कही जाए तो टीएमसी ने जो है 111 का अगर हम रफ एक कैलकुलेशन लो जहां पे उनका मेजर जो इंपैक्ट रहा है तो 96 सीटें जीता था उन्होंने। बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो है 14 सीटों को जीता था, आईएसएफ ने 1 सीटों को जीता था। तो ये जो इलेक्शंस है यहाँ पर बीजेपी को अगर यहाँ पे सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी के ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरिया है इनमें उनको सेंध करनी होगी। वोटिंग परसेंटेज पे हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं, वैसे भी जनरली बंगाल के इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वोटर के मन में एक ये डर भी बैठा हुआ है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हो सकता है कि आगे हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाए। तो ये एक सिचुएशन भी जो है वोटर को मजबूर कर रही है कि वो वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब हम इस गणित को समझने के बाद उन सवालों की तरफ चलते हैं जो इस चर्चा में हमारे प्रवक्ताओं के जरिए उठाए गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जाहिद हुसैन जी कि बीएसएफ या सेंट्रल फोर्सेस को देख करके डरना, जो बात बीजेपी की तरफ से उठाई गई कि कौन डरता है, तो ये भी बात समझ में आती है कि जो बंगाल की पुलिस है वो शायद लोगों को अपनी सी लगती होगी, लेकिन ये वाली वर्दी लोगों को या तो पसंद नहीं आई या वो जो करना चाहते थे वो इस वर्दी वाले को पसंद नहीं आया, तो फिर लाठीचार्ज और मारापीटी की नौबत आ गई। एक आरोप और है बीजेपी का कि बीजेपी का बटन, अभी तक विपक्ष ये आरोप लगाता था कि बटन कोई भी दबाओ सब बीजेपी की तरफ जाता है। इस बार बीजेपी का यह आरोप है कि बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया, मतलब बटन ही नहीं दबा सकते हो। तो टीएमसी इस बारे में कैसे रोशनी डालेगी, अपनी बात कैसे रखेगी? इनका काम और सेंट्रल फोर्स जो भी एजेंसीज इलेक्शन कमीशन ने लगाया, एजेंसी कोई नहीं था, टोटल जो भी माने सेंट्रल फोर्स, हाँ आप सेंट्रल फोर्स हमारे उम्मीदवार सीआईएसएफ को भेज रहे बॉबी हकीम के घर में रात,
जैसे आज इलेक्शन हुआ, कल उनके रात में घर भेज रहे, हमारे वर्कर को रात को अरेस्ट कर रहे हैं, हमारे जहां 100 मीटर के दूरी में कैंप लगाया हुआ है उसको आप डिस्टरबेंस करें। इलेक्शन कमीशन रात में कहाँ बताया कि 200 मीटर के दूरी, तो 200 मीटर के दूरी में भी ये लगाया, उसमें भी आप परेशान कर रहे हो। तो ये जो टोटल चीज है, शांति प्रक्रिया अच्छी बात है, मगर नॉर्मल जो वोटर है, माहौल शांति जो रखने का है, वो थोड़ा सा हमें कुछ समझ में नहीं आया। जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ये सीआईएसएफ या बीएसएफ, आप सोचिए ना। नहीं हुसैन साहब, इसमें बड़ा नहीं, मेरा अपनी समझ ये कहती है, आप समझिए, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि जो हमारी लोकल पुलिस होती है, जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली पुलिस है, बंगाल पुलिस है, तो जो वहां का रहने वाला है उसकी अपनी पुलिस के साथ में एक समझबूझ पैदा हो जाती। हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस, सुनिए पूरा सवाल तो सुनिए, हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं या जो सेना है, उसको देख करके तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, वो चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। लेकिन उस सेना की वर्दी को देख करके, सेंट्रल फोर्सेस की वर्दी को देख करके अगर किसी को डर लगता है या वो बचना चाहता है, तो ऐसे लोग हैं, आप तो हिंदुस्तानी, आप इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं, जो बाढ़ के नीचे से आते हैं, तार के नीचे से आते हैं, घुसपैठ करके आते हैं। तो इस बार बंगाल के चुनाव में यह मामला भी था। मेरे ख्याल से, मेरी अपनी समझ यह कहती है कि अगर सेना की वर्दी देख करके कोई थर-थर कांपेगा, तो फिर उसको हिंदुस्तान का पूरा पूरा कहना ठीक नहीं है, मामला डाइसी होगा। आप शेखर जी, आप एक बात समझिए, आपने अभी कहा कि कांटा तार के नीचे से आना, इसके लिए बीएसएफ है। बीएसएफ किसके अंडर में? अमित शाह जी के अंडर में, सेंट्रल के अंडर में। और रहा तक के केंद्र मायनी, चाहे वो जवान तो हम भी एक टाइम में एनडीए किए हुए स्टूडेंट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, मैं भी एक सिपाही हूं, सब रेस्पेक्ट करते हो, मगर जिस हिसाब से माहौल बनाए, जो डर का माहौल, लोकल पुलिस हैज बीन ट्रांसफर्ड, लोकल पुलिस का कोई पावर नहीं है। टोटल इलेक्शन कमीशन, वो गणेश कुमार जी, उनका नाम हमने दिया वैनिश कुमार। आज जिस हिसाब से एसआईआर में 91 लाख आदमी का वोट काटा है, हमने, हमारे जैसे लाखों तृणमूल कांग्रेस के वर्कर एसआईआर फॉर्म भरा, किस लिए? ताकि वो जेन्युइन वोटर अपना वोट दे पाए। फिर भी हमारे नेत्री दीदी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, 30 लाख लोगों का वोट इंक्लूड हुआ, अभी भी 31 लाख वोटर बाकी है। ट्रिब्यूनल भी हुआ, ट्रिब्यूनल में 2 फेज में कितने ही लोग आए? चंद लोग आए। मगर कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जिस हिसाब से बंगाल में दखल करने का जो सोच है, ये उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। बंगाल के आवाम इसको ठुकरा दिया। और ये जो परसेंटेज ऑफ वोट आप बोल रहे जो बढ़ा, ये परसेंटेज ऑफ वोट तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी बंगाल का वोट दिया ममता बनर्जी के फेवर में, ताकि दीदी तुम चौथी बार सरकार में रहो। ये ममता बनर्जी नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस को आशीर्वाद दिया पश्चिम बंगाल के अवाम, ये चीज आशीर्वाद। ठीक है अशफाक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति है, जिस तरीके का दावा है टीएमसी का, उसमें आपको लगता है कि अगर कुछ गुंजाइश रहती है, क्योंकि कांटे की टक्कर तो दोनों ही तरफ से है। वो ठीक है कि टीएमसी और बीजेपी अपनी अपनी फुल स्विंग की बात करेंगे, लेकिन आप अगर बीच में अपनी जगह देख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गुंजाइश आपने अपने लिए बनाई होगी। उस गुंजाइश का फायदा किधर देंगे आप, अपने लेफ्ट में या राइट में? देखिए, ये सवाल आपका सीधा है और इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे हाईकमांड तय करेंगे कि क्या करेंगे। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता की मंशा बताइए। देखिए, वैसे तो आप सरकार में आए, यही कांग्रेस की मंशा होगी, मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता तो यही चाहेगा, लेकिन अगर कुछ गजबज की स्थिति बनती है तो क्या मंशा क्या है? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता का मंशा है, वो मंशा यही है कि हमें
करप्टेड लोगों से भी लड़ना होगा, दोनों करप्टेड लोगों से लड़ना होगा, आरएसएस के दो भाइयों से लड़ना होगा। जो ममता बनर्जी भी कहती हैं कि आरएसएस अच्छा है, बीजेपी खराब है, तो जो आरएसएस को अच्छा कहे, हमारा राष्ट्रीय सरेंडर संघ के साथ, राहुल गांधी जी कहते हैं राष्ट्रीय सरेंडर संघ, तो राष्ट्रीय सरेंडर संघ के साथ हमारी आइडियोलॉजिकल युद्ध है, तो और है, तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे मरते दम तक। और मैं इस शेर के साथ आपको कहना चाहूंगा कि ना दबाव की जंजीर चलेगी, ना नफरत का बाजार चलेगा। बंगाल में अब आवाम लिखेगी अपना नया इख्तियार और लोगों की हुंकार चलेगा। अच्छा अशफाक साहब, आपने जो बात कही है, मैं आज आपको एक दिलचस्प चीज बता देता हूं, और ये फैक्ट है, ये कोई एंकर आपको टेलीविजन में जल्दी बताएगा नहीं। आपने हार्डिकर साहब का नाम सुना है? जी जी जी। हार्डिकर साहब कौन थे? अगर आप बता सकें, नहीं बताएंगे कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बताइए आप। हार्डिकर साहब जो कांग्रेस सेवा दल है उसके संस्थापक थे, हार्डिकर साहब। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे सारे पैनलिस्ट को यह जानना चाहिए, पूरे देश को यह बात जाननी चाहिए, डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर हार्डिकर ये दोनों रूममेट थे, दोनों महाराष्ट्रियन हैं। और 1923 में हार्डिकर साहब ने पहले कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की। उनकी भी ड्रेस कोड, उनका भी काम, उनकी भी जो पूरी तौर तरीका था, वो वही था जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तैयार करते हुए सामने रखा, जो आज चूंकि वो दिख रहा है इसलिए। वो खाकी नेकर पहनते थे, आपके यहां नीली होती थी, वो भी जूता मोजा पहनते थे, लाठी लेते थे। लेकिन नेहरू जी ने कांग्रेस सेवा दल का इस्तेमाल सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से किया, कांग्रेस की बड़ी मीटिंग्स में। या आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हेडगेवार जी ने उसको एक ऐसा रूप दिया जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी उसकी एक छोटी सी पौधा जैसी है। अपने आप में वो दुनिया की बड़ी पार्टी है, लेकिन आरएसएस का एक पौधा है वो। तो ये हार्डिकर साहब और हेडगेवार साहब दोनों रूममेट थे, दोनों डॉक्टरी साथ में ही पढ़ रहे थे महाराष्ट्र में, ये भी आप जान लीजिए। और हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, वो भी जाने। तो वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं चीजें पलटती हैं, अंतर आता है। और कांग्रेस सेवा दल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हमें मौका मिला होता तो आज ये नौबत ना होती जो जिस स्थिति में कांग्रेस है। अशफाक साहब देखिए, कांग्रेस, ये भूलिए मत, ब्रिटिशों को भगाने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। लीडिंग जो दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सबों ने योगदान दिया, मौलाना आजाद से लेकर। तो हम जो लड़ने वाले पार्टी है, तो आरएसएस, हमने डेमोक्रेसी को बिलीव किया, इसीलिए उनको मौका मिल गया। तो आज मौका मिल गया, और मौके का वो अच्छे इस्तेमाल कर सकते थे, देश की भला कर सकते थे, देश के डेवलपमेंट कर सकते थे, तो कांग्रेस वेनिश हो जाता। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था उन लोगों का, तो क्यों कांग्रेस खत्म नहीं हो पा रहा है? मैं कहना चाहूंगा इस शेर के साथ, जब फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चलिए तो ठीक है, इसको खत्म नहीं कराया ठीक है। जा सकता। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलते हैं। एक बात, एक छोटा लाइन, एक थोड़ा जल्दी। भारत के एक हर गांव में, हर देहात में कांग्रेस का कोई ना कोई आपको कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा राजन जी कि जिस तरीके की स्थिति है, जो सवाल मैंने कांग्रेस से लिया वही सवाल लेफ्ट के साथी से भी बनता है कि जद्दोजहद तो टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कर रहे हैं, तो आप न्यूट्रल खेलेंगे, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर, या वो गलती दोहराने से बचेंगे जो एक समय पे ज्योति बाबू को पीएम ना बना करके हुई थी? ठीक है, पीएम ना सही, सीएम ना सही, लेकिन अभी सत्ता में वापसी का मौका मिलता है तो ठीक है, देखना चाहिए कहां जाना है। सत्ता आसानी से नहीं मिलती। देखिए, आपका जो प्रश्न है, अगर लेफ्ट क्षमता में आता है, अगर बहुमत नहीं होता है, अगर कांग्रेस भी आता है, तो हम लोग क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? ये आपका क्लियर क्वेश्चन है। देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक साधारण कर्मी हूं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का साधारण कर्मी हूं।
लाल झंडा पकड़ने वाला एक साधारण कर्मी हूं। हम लोग का जो वामफ्रंट का जो चेयरमैन है कॉमरेड विमान बोसु, जो वो ठीक करेंगे, जो हर एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो हर एक राज्य संपादक है ठीक करेंगे, तभी सब कुछ होगा। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं एक डेमोक्रेटिक सरकार बने जो आम इंसान के लिए बात कहे। हम लोग चाहते हैं एक स्वच्छ सरकार बने जो किसानों के लिए बात करे। हम चाहते हैं जो ऐसी सरकार बने जहां पर स्कूल अच्छे से हो। बार बार भ्रष्टाचार का सरकार हम लोग नहीं चाहते हैं। लास्ट सरकार के अमल में हम लोग देख सकते हैं 26,000 शिक्षकों का चला गया, मतलब वो लोग अभी जॉब में नहीं है। तो इट क्लियरली शोज दैट हाउ वी हैव बीन, हाउ इन विच स्टेट वी आर लिविंग। सो दिस डिफाइंस जे हम लोग कैसा सरकार चाहते हैं। तो हम लोग सरकार में आना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट है, लेकिन कैसा सरकार होगा, किसके साथ हाथ मिलाना होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो 4 तारीख के बाद सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, सीएमपी आपके पास भी कहीं ना कहीं बैकअप में रखा हुआ है, ये बात इशारा मिल गया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप कुशाल जी, मैं सबका मन टटोल आया, वैसे तो आपका मन पूरा है कि हम आ रहे हैं, मतलब आप पूरे बहुमत से आ रहे हैं, ये मन आपका तो पूरा होगा। लेकिन अभी मैंने कांग्रेस को भी टटोल लिया, लेफ्ट को भी टटोल लिया, टीएमसी से तो आप सीधे सीधे लड़ ही रहे हैं। कहीं कुछ कम ज्यादा होता है तो कुशाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपके बाकी प्रवक्ता साथियों को टटोला, कांग्रेस को भी टटोला, लेफ्ट को भी टटोला, कुछ आपने अपने हिसाब किताब को मजबूत, भाई आप तो पूरे मन से हैं कि आपकी पूरी फुल मेजोरिटी की सरकार आ रही है, लेकिन कहीं कुछ लग रहा है कि किसी की बात में कोई ऐसी बात है जिसका फायदा आप ले पाए अगर जरूरत पड़ी तो? देखिए, कांग्रेस कहीं विकल्प नहीं है, मैं पहले बता दूं। कांग्रेस विकल्प में है नहीं, या तो सरकार, या तो नहीं बोलूंगा मैं, भाजपा की सरकार बन रही है। अगर कांग्रेस उसमें विकल्प सोचना चाह रहा है तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने के लिए, तो उतनी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नहीं आएगी और उतनी कांग्रेस की भी नहीं आएगी कि विकल्प बन सके। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है, और ये बंगाल की जनता, क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, बंगाल की जनता चाह रही है कि बंगाल में परिवर्तन हो। क्योंकि भवानीपुर में आपने देखा कि वोटर से रिपोर्टर ने पूछा कि आपने किसे वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि कम से कम मैंने जिसे वोट दिया वो बोले आम जय श्री राम बोले कि आजादी हमें मिल पाएगी, मैं इसलिए वोट दिया। तो जय श्री राम बोले की आजादी कौन देगा? पूरा देश और पूरा बंगाल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है। टीएमसी को तो जय श्री राम गाली लगती है, तो आजादी कहां से मिलेगी जय श्री राम बोलने की? तो ये आम जनता चाहती है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बने। बंगाल का विकास तभी होगा जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बाकी सीपीएम के भी प्रवक्ता है, टीएमसी के भी प्रवक्ता है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, सब कहेंगे कि सरकार हमारी बने, हमारी बने। अगर सरकार बननी रहती तो सुबह में ममता बनर्जी को धरना में नहीं बैठना पड़ता। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि राफेल छोड़ करके बाकी सब उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग ने। अरे भाई साहब, चुनाव आयोग ने उतारा है तो जो लड़ाई होता था, जो आतंक का माहौल रहता था, उसको रोकने के लिए, आतंक फैलाने के लिए नहीं। और आतंक रुका इसलिए तकलीफ तृणमूल कांग्रेस को हो रही है कि वो फॉल्स वोटिंग नहीं डाल पाए, गुंडागर्दी नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए उन्हें तकलीफ है। ठीक है लक्ष्मी जी, आप 10 सेकंड सिर्फ। हाँ अच्छा, आप रजनी जी बोले, मुखर्जी बोले आप। हाँ, छोटे करके बोलेंगे। मेरे जो बीजेपी के जो अभी यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनके साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। वो अभी एक शब्द यूज किए, आजादी। जब हम लोग ये आजादी का स्लोगन जब नारा लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं भूखमरी से आजादी, संघवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, बीजेपी से आजादी, तो यही होगा। ये बंगाल की सरकार ठीक करेगी, ये लेफ्ट फ्रंट की सरकार ठीक करेगी, तो ये पूरा स्पष्ट हो गया है। तो ये उन लोग को समझना चाहिए। आजादी आएगा, आजादी आएगा, बीजेपी से आएगा, तृणमूल कांग्रेस से भी आएगा। अन्य राज्यों में आपको नकार दिया है, आपने त्रिपुरा में सरकार चला, आसाम में सरकार चला, 34 साल पश्चिम बंगाल में सरकार चला, आज आप कहाँ हैं?
लालटेन लेकर कैसे खोजा जाए तो सीपीएम और सीपीआईएम के एक लक्ष्मण जी ने बात करी, आप कुशल जी जल्दी बात पूरी करें प्लीज। हो गया मुखर्जी, अब रुक जाइए। और आप गुलाम नहीं बने, गुलाम है तो आप कार्ल मार्क्स के, लेनिन के, भारतीय जनता भारत के लोगों के गुलाम नहीं है आप। हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी हो गया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोले अशफाक जी। देखिए, मैं बंगाली होने के नाते वो कुशाल पांडे जी को कहना चाहूंगा, इनकी प्राथमिकता देखिए जय श्री राम के नारा जो लगाएंगे इसीलिए सरकार लाना चाहते हैं, डेवलपमेंट की नहीं। जो इन्होंने झूठा जो जुमले बात कही है, लोगों को झूठा आश्वासन दिया है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा बंगाल, आप भूल रहे हैं बंगाल के लोग शाक्त हैं। बंगाल के जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो शाक्त है, वो माँ काली, दुर्गा एवं राम को भी मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ सियासत के लिए श्री राम की यूज नहीं करते, जय श्री राम की यूज नहीं करते, वो अपने धर्म और आध्यात्मिक। ठीक है अशफाक जी, आपने जो बात की मैं बता देता। कुशाल पांडे जी, अशफाक जी का कहना यह है कि अगर आपकी सरकार फर्ज कीजिए बनती है तो केवल जय श्री राम अगल बगल का कोई ना काम ऐसे नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट भी दिखना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है, वैसे सरकार बनेगी नहीं बनेगी 4 को तय होगा। ठीक है अभी नहीं, हुसैन साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट, इस राउंड की चर्चा में एक जवाब तो उनका भी आना चाहिए। नहीं हुसैन साहब, आप कहां क्या देख रहे हैं? वो हुमायूं कबीर का क्या हुआ? हुमायूं कबीर तो सारा डेंट मारने पे तुला हुआ था आपको। हम बंगाल में विकसित बंगाल को 1 मिनट, अब आ रहा हूं पांडे जी, आ रहा हूं, रुक जाइए पांडे जी, हम बंगाल के 2 मिनट रुक जाइए। देने के लिए आना चाह रहे हैं, हम बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आना चाह रहे हैं। अभी आप बताइएगा क्यों क्यों आ रहे हैं। एक बार जरा हुसैन साहब से इस राउंड में पहले उनकी भी बात सुन लेते हैं। हुसैन जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वास्तव और सपना दोनों में बहुत अंतर है। हाँ ठीक है, आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी जैसे बताएं कि सबको ही इंतजार है 4 तारीख, वो तो अच्छी बात है, मगर तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, या बंगाल के जो आवाम है, उन्होंने जो मैंडेटरी शो किया, गणतांत्रिक अधिकार से जो वोट दिया, तो हम लोग इससे एक आकलन बना सकते हैं कि हमको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है कि सरकार बनाने में। एंड वी आर मेकिंग द 4th टर्म गवर्नमेंट विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, विदाउट एनी डाउट। हुसैन साहब, आपने भी अपनी बात रखी, वो जय श्री राम वाले पे थे, उनको भी मैंने एक बात कही पत्रकार होने के नाते। मैं आपसे भी कह रहा हूं एक बात, जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, गंभीरता समझिएगा। आपकी भी हो सकता है 4 मई को जो नतीजे आए उसमें टीएमसी की भी वापसी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो जनता ने तो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर ही दिया है, केवल खुलने की देर है। लेकिन अगर खुल जाए तो आपका 15 साल का डेवलपमेंट वो भी जनता ने देखा है, आगे भी आपसे चाहेगी, वो चीज तो आप करिएगा सो करिएगा। लेकिन ऐसी जगहों पर जिस तरीके से पिछली बार बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जिस तरीके से घर जलाए गए, कत्लेआम गारद मची, उस स्थिति को भी संभाले रखिएगा। रिपोर्टिंग करते करते हमारे पत्रकार साथियों के भी कदम दुखने लगे हैं। चुनाव का नतीजा आ जाए, सरकार बन जाए, सरकार अपना काम शुरू कर दे, अच्छा लगता है, उसके बाद दंगे वगने होने लगते हैं तो फिर और काम बढ़ जाता है हम लोगों का भी। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा अगर आपकी बनती है तो, ये एक सलाह है। लक्ष्मी प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों लोगों को मैंने अपनी तरफ से पत्रकार होने के नाते 2 सुझाव दिए। आपको लगता है कि इन दोनों लोगों को कोई भी चीज इसमें सूट करती है अगर सरकार बनती है? क्योंकि यह एक बड़ी चीज है। बीजेपी ने उम्मीदों का जो पहाड़ खड़ा किया है उसमें भी बहुत वजन है, और टीएमसी का जो पिछला भुगतान है नतीजों के बाद, उसको हम पत्रकार नहीं भूल पा रहे, तो वहां की जनता क्या भूली होगी? ये वायलेंस कभी भी जो है सभ्य समाज के लिए किसी भी पार्टी के द्वारा अगर किया जाए तो उसे सही नहीं माना जाना चाहिए, और सही नहीं है ये चीजें, क्योंकि हमने बार बार इस बात को कहा है कि इससे आम जनता को नुकसान होता है। और रहा वायलेंस की राजनीति का, तो वायलेंस की राजनीति जो है
हमेशा से जो है जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, या अगर जो हम कहें कि हमारे जो धार्मिक मूल्य भी हैं, उसमें अगर सहिष्णुता की बात कही जाती है, टॉलरेंस की बात कही जाती है, तो वो उनके भी विपरीत हो जाते हैं। अगर हम राजनीतिक चीजों के लिए जो है अपने धार्मिक मूल्यों को भी त्याग दें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सभ्य समाज है वो उसकी प्रगति के लिए बाधा के रूप में हम देख सकते हैं इसे, चाहे वो टीएमसी के द्वारा किया जाए, बीजेपी के द्वारा किया जाए, या अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाए। ठीक है रजनीश मुखर्जी, एक दौर मतलब कुछ चुनाव में कम से कम ऐसा लगता था लेफ्ट के जाने के बाद, खास तौर पे बड़ा आक्रामक चुनाव हुआ करता था लेफ्ट के दौर में। जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके की खबरें आती थी, हम लोग भी ग्राउंड पे जाकर के देखते थे, किसी का हाथ उड़ा हुआ है बम से, किसी का कुछ है, इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें आती थी। फिर एक दौर आया, ममता बनर्जी आई अपनी आपको डिफीट करते हुए, और ममता बनर्जी सरकार में आई, सत्ता में आई, कुछ ठीक चला, फिर आगे चल करके, लेकिन 21 का प्रकरण भूलते हुए भी नहीं भूल पा रहा है लोग। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जो परंपरा लेफ्ट के शासनकाल में रही, उससे एक दौर की मुक्ति के बाद अभी वापस वैसी स्थितियां बंगाल में अगर बन रही हैं, तो आप कितना भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा लें, लेकिन रहना तो आखिर में हिंदू और मुसलमान दोनों को ही है, सिख ईसाई चारों को ही है। इलाका कोई भी हो सकता है, मोहल्ला जिला कोई भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में जितनी घृणा भरी जा रही है वो बाद में बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, वामपंथियों ने बार बार बोला है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहेंगे। हम लोग का इश्तिहार में भी है, जो हिंदू मुसलमान करता है, मतलब जो हिंदू का बात बोलेगा, मुसलमान का बात नहीं बोलेगा, हम लोग उनको एकदम अच्छे रूप से नहीं देखते। ये हम लोग के इश्तिहार में बहुत अच्छे से लिखा है। और दूसरी बात है, देखिए, इस बार का नैरेटिव बहुत पहले दिन से ठीक किया गया था कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके वोट होगा। इस बार नहीं हुआ। अगर आप 26 का इलेक्शन का देखेंगे, अगर कोई भी अगर जो प्रचार वामपंथियों ने किया है, वामपंथियों ने ये नैरेटिव को तोड़ दिया है। इस बार हम लोग मतलब डंके की चोट से कह सकते हैं ये नैरेटिव टूट गया है। जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के लोग जो कार्यकर्ता जो कर रहे थे कि हिंदू इनका है, मुस्लिम उनका है, हम लोग सभी एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। हर एक आवाम का एक राइट है वोट देने का, वो सबने वोट दिया है। और हम लोग लेफ्ट हम लोग कैंडिडेट है, लेफ्ट कैंडिडेट का एक बात बहुत स्पष्ट था कि हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आना चाहते हैं। हम लोग कोई ऐसा सरकार नहीं हम लोग नहीं करेंगे जो बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए मंदिर बना देंगे, हम तुम्हारे लिए मस्जिद बना देंगे। सरकार वो होता है जो शिक्षांगन बनाता है, सरकार वो होता है जो कर्मक्षेत्र बनाता है, सरकार वो नहीं होता है जो मंदिर मस्जिद बनाता है, जो इंसानों को भाग बटोर करता है। तो चलिए, ऐसा सरकार नहीं चाहिए। मेरा ख्याल से 35 साल में वो आपने किया होता तो ये नौबत नहीं हुआ, कभी तक नहीं हुआ, दिन क्यों कभी तक नहीं। अगर आप नहीं, उससे पहले आपसे भी पहले कांग्रेस थी वहां पे। एक सेकंड राजनीश साहब, एक सेकंड रुकिए। अशफाक जी के पास ये बहुत अच्छा मौका है। अशफाक जी, मतलब कांग्रेस तो उससे भी पहले से नहीं है, बातें तो बहुत सारी हैं आपकी तरफ से भी, वादे इरादे भी हैं, लेकिन वो चीज जो आप सब लोग अपनी राजनीति में लगातार परोसते हैं, सबसे बड़ा अभाव आपके दौर की हर सरकार में अलग अलग समय पे देखने को मिलता ही है। जो आप स्क्रीन पे कहते हैं, प्रैक्टिकली वो कहां होता है? देखिए, कांग्रेस के जो 30 साल सरकार, जो वक्त था जब बंगाल में कांग्रेस का दौर में बंगाल की तरक्की का एक केंद्र बिंदु था। और मैं अगर आपको गिनाऊं, कुछ आपको डेटा के साथ में गिनाना चाहता हूं कि देखिए 1972 से 1977 में अंडर चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थो शंकर राय का था। उसमें जो काम हुआ, अब सबसे बड़ा जो उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रफुल्ल सेन के टाइम में से लेकर 1948 1962 विधान चंद्र राय के वहां, उसके बाद 1962 1977 चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चंद्र सेन के वहां, तो पूरे स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के प्रोडक्शन में, नेशनल प्रोडक्शन में 10.5% एंड पर कैपिटा इनकम था 127.5%।
जो नेशनल एवरेज का चलिए ठीक है, लेकिन ये बात काफी पुरानी, ठीक है आपने आंकड़े रख दिए, लोग समझ लेंगे उस बात। 1 मिनट में खत्म करूंगा, 1 मिनट एक ही मिनट बचा, जल्दी करिए। शेखर जी, दुर्गापुर स्टील प्लांट, हल्दिया पोर्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और 1000 जॉब्स क्रिएट किया, सेक्टर 5 ठीक है, झूठ, ठीक है, नहीं अब उस उत्तर पे नहीं जाएंगे हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है मेरे पास समय कम बच रहा है, आप समझिए इस बात को। शॉर्ट लेक विधाननगर, ठीक है हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ममता बनर्जी को भी बड़ी उम्मीदों से 15 साल पहले बंगाल की जनता ने चुना था, आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन इस 15 साल में हुसैन साहब ममता बनर्जी ने मंदिर भी बनवाए, पुजारियों के भी पैसे बढ़वाए, जो मौलवी हैं उनके भी पैसे बढ़ाए, मस्जिदें भी बन रही हैं वगैरह वगैरह, सब ठीक है अपनी जगह, डेवलपमेंट भी किया होगा, लेकिन एक आरोप साथ साथ यह भी लगने लगा कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं। तो ये आरोप कायदे से अगर आप राजनीति इतनी साफ कर रहे थे तो आना नहीं चाहिए था, आया क्यों आया? ये सरासर एक बेबुनियाद आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो भी लगाते हैं कि तुष्टीकरण का राजनीति, हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस का सरकार जो भी कुछ किया है बंगाल के आवाम के लिए, यहां माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, सबके लिए इक्वल, चाहे वो कन्याश्री ले लीजिए, रूपोश्री ले लीजिए, जुबोश्री ले लीजिए, 700 साथी, खाद्यो साथी, ऐसे ना जाने 100 स्कीम्स, दीदी ममता बनर्जी का जो सेवा, ये तमाम बंगाल के 10 करोड़ लोगों को ये फायदा किसी ना एक घर में किसी को मिला है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला, चाहे वो कोई भी पार्टी, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी श्रेणी। और दीदी ममता बनर्जी हर काम बड़े खूबी से करती है, जहां से अवाम का जो फायदा हो उस चीज के ऊपर वो टारगेट, उनका वन एंड ओनली एजेंडा ऑफ टारगेट है कि किस तरह से हमारे देश के लोगों को फायदा मिले। ठीक है, अब मैं ठीक है, हो गई बात, हो गई, मैं आखिरी हिस्से में हूं। कुशाल पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपसे, मैंने पूछ लिया, कुशाल पांडे जी का वक्त है, 1 मिनट रुक जाइए आप। कुशाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे इरादे जताए हैं, फर्ज कीजिए कि 4 मई को नतीजे आपके पक्ष में आते हैं, सरकार आपकी बनती है, तो उसमें जो बड़ी बातें 2 आपने रखी हैं वो ये कि घुसपैठियों को बंगाल से पूरी तरह से बाहर करेंगे, एक बात। दूसरा ये कि जो लोग वोटर लिस्ट में 91 लाख लोगों के नाम नहीं हैं उसको किस तरीके से देखा जाएगा, मतलब वो हालांकि देखेगा चुनाव आयोग ही, लेकिन वो 91 लाख आदमी जो आप वोटर लिस्ट में नहीं है वो बंगाल या भारतीय है या वो सब वापस पड़ोस में। देखिए 91 लाख जो नाम कटे हैं तो उसमें तो मिक्स वोटर भी है, कुछ बाहरी भी है, बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है। मैं पहले भी SIR को लेकर के आपके चैनल पर और भी चैनलों पर एक ही बात कहा है कि जो वैध वोटर हैं किसी कारण अगर उनका नाम कटा है तो नाम उनका जोड़ा जाएगा, और अवैध वोटर का नाम कोई भी नहीं जोड़ पाएगा। वैध वोटर जो रहेगा उनका नाम जुड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं उस वक्त हाथ उठाया था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। देखिए इनकी रटी रटाई चीज रखी हुई है, ये गिनाते लगते दुर्गापुर प्लांट, आसनसोल प्लांट, बारुलिया प्लांट, ये 70 साल पहले पुराने इतिहास में जब थे भाई साहब। प्रेजेंट में आप कहाँ हैं? प्रेजेंट में आप कांग्रेस कितनी सीट पा रही है? 2021 में आप लोग एक साथ लड़े, वामपंथी और कांग्रेसी एक साथ। अरे तो आपकी भी लड़ाई कांग्रेस से है नहीं, अगर कुछ कहना तो TMC के लिए कहिए, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं उसमें? लड़ जाते थे। तो आप अभी की बात कीजिए ना, अभी कांग्रेस कितनी सीट पा रही? आप कह रहे हैं हम विकल्प है, अरे आप विकल्प में है ही नहीं कहीं पर। आपकी एक सीट नहीं आएगी पश्चिम बंगाल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से, खाता नहीं खुलने वाला कांग्रेस और CPM का। चलिए ठीक है लक्ष्मी प्रसाद जी, मैं आपसे अब आखिर में फाइनल क्लोजिंग कमेंट दूंगा। नहीं मेरे पास समय नहीं बचा है, लक्ष्मी जी की बारी है। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूं, फिर आइएगा अशफाक साहब, चर्चाएं बहुत सारी होंगी। अभी कहां, अभी तो ना घोड़ा दूर ना मैदान, आ रहा है रोज ही हम लोग को करना है ये सब काम। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी है, हर पार्टी बहुत ही स्वच्छ राजनीति और एक सभ्य समाज की बात करती है। किसी भी प्रवक्ता से आप पूछें तो उसकी कल्पना में जो समाज है वो वास्तव में सरकार बनने के बाद दिखता नहीं है, किसी ना किसी तरफ मामला असंतुलित हो ही जाता है।
तो क्या बंगाल की राजनीति में इस तरीके की बंपर वोटिंग के बाद जिसकी सरकार बनती है वो कोई अलग तरीके का पैरामीटर देश के लिए भी बना पाएगा, या फिर यह जंग जो बंगाल में शुरू हुई है बंगाल की चौहद्दी में खत्म? देखिए, इस तरह की चीजें जो है राजनीति में चलती रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को इनसे लाभ मिलता है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अगर इससे लाभ नहीं होता तो वो इस तरह की चीजों को करते ही नहीं। रही बात जो है कि बंगाल क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे भारत के सामने या फिर दुनिया के सामने रख पाएगा, तो ये जो है ये सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए चैलेंज होगा। जिसको भी ये सरकार बनाने का मौका मिले ये उनके लिए चैलेंज होगा कि एक जो है मॉडल के तौर पे हम इन चीजों को देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुशाल जी आपका भी, अशफाक जी, हुसैन साहब, रजनील साहब और लक्ष्मी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल के चुनाव में बंगाल की जनता ने जिस तरीके से बंपर वोटिंग की है, 90% और 90% से भी ज्यादा आगे बढ़कर के लोगों ने घर से निकल करके वोट दिया है, वो अपने आप में बाकी के हिंदुस्तान के लिए एक नजीर है, एक उदाहरण है कि लोकतंत्र का उत्सव जब भी आपके क्षेत्र में आए उसका बढ़ चढ़ करके इस्तेकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। एक चुनी हुई आम सरकार आम आदमी की ही होती है। ऐसे में यह कहने का मौका किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं रह जाएगा कि हमने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि एक समस्या राजनीतिक दलों की तरफ से हमेशा गिनाई जाती है कि आदमी 40%, 50% वोटर ही सड़क पर जाता है, वोट डालता है, लाइन में लगता है, और फिर हम किसकी बात सुने? वो कौन है जो लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे जिस दिन वोट पड़ रहे थे और शिकायतें सारी सरकार से? अभी बंगाल ने इस मामले में बंगाल की जनता ने बाजी मार ली है, बाकी देश के बनस्पत। अब रही बात राजनीतिक दलों की, तो हम लगातार इस पर चर्चा कर ही रहे हैं। 4 मई का इंतजार भी साथ में है, जिस दिन ये ईवीएम खुलेंगी, नतीजे बाहर निकलेंगे, जनता का फैसला सामने आएगा और फिर उस दिन के बाद से बंगाल एक नए सफर पर आगे बढ़ेगा। नमस्कार। बंगाल में इस समय भारी मतदान हो रहा है।